हाँ जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सभी को राम राम जी। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं जी, सभी ओके हैं एकदम? हाँ जी, काफी लोग आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे। ममता शर्मा जी आ चुके हैं, राजीव वालिया जी आ चुके हैं जी, राजीव वालिया जी बहुत ही अच्छे, धन्यवाद। हाँ जी, चंचल जी आ चुके हैं, ऋषभ जी आ चुके हैं, राकेश पंचाल जी आ चुके हैं। जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए। आज अपना नया टॉपिक शुरू होने वाला है ना? आज अपना नया टॉपिक शुरू होने वाला है और मैं आपको बता दूं, मैं आपको टॉपिक किस हिसाब से करवा रहा हूं। मैं मोस्टली इस हिसाब से करवा रहा हूं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, प्रेफरेंस अपने उसको दे रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि देखिए, बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक क्या बनता है अपना? सेल बायोलॉजी। किसी बच्चे ने कमेंट भी लिखा था मेरे को कि सर अपने को सेल बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए बेटा, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल अपने पास। पहले किसी टाइम आया करते थे, आजकल आज की डेट में किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एकदम परफेक्ट करवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। मेरे को सब कुछ पता है कहां से किस टॉपिक को पहले लेना है, किसको बाद में लेना है ना। तो 2 मिनट के लिए चलते हैं जी। भानु सुतार जी राम राम जी, सभी को राम राम। गीता गुप्ता आ चुके हैं, जय श्री राम, बिल्कुल जी। विशु वर्मा भी आ चुके हैं, तेज राम भी आ चुके हैं, निशा नमस्ते सर बेटा नमस्ते। वैभव जी आ चुके हैं, मुकेश कुमार सैनी भी आ चुके हैं, जय हिंद जी। सचिन भी आ चुके हैं, विकास सोनू पवार आ चुके हैं, अंजलि जैन, अमरचंद, राजप्रीत सिंह, सत श्री अकाल जी। राजप्रीत सिंह जी सत श्री अकाल, वेरी सत श्री अकाल जी। हाँ जी, भानु प्रताप जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम जी। चलें आगे शुरू करें बेटा, चलें, एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा, कल अपनों ने टेस्ट लिया था, याद होगा अपने को है ना, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा आपका। कल मैं अनाउंस करूंगा कौन कौन जो है फर्स्ट 3 आदमी थे। तो जिन्होंने अभी अपना रिजल्ट सेंड नहीं किया मुझे, तो वो सेंड कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कल अनाउंस हो जाएगा। बाद में मत कहिएगा हमारे इतने नंबर थे, वो रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आज एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और उससे पहले क्या कर देना है अपने को, एक बार लाइक कर दीजिए बेटा, है ना, ताकि एनर्जी दिख जाए मेरे को। एनर्जी के साथ अपने पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, सब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको कल जो है ना बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में आए हुए हैं प्रीवियस एग्जामों में 1995 से लेकर सन 2018 तक जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं कांस्टेबल के एग्जाम में, वो सारे के सारे आपको सोल्व करवाऊंगा। तो संडे को अपनी क्लास रहेगी लगभग 1 बजे के आसपास, तो लाइव में रहिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना इस बात का। चलिए आगे बात करते हैं फिर अपने जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है ग्रंथियों का। और ये टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है पहले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कई क्वेश्चन बन चुके हैं कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में, पिछली बार क्वेश्चन बना था, बताइए इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ 1 मिनट का काम है, तो सुनिएगा मेरे को। तो देखिए सबसे पहला अपने पास पॉइंट क्या आ रहा है ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। तो मुझे ये बताइएगा ग्रंथियां क्या काम करती हैं, ग्रंथियां क्या काम करती हैं। हाँ जी, शिवराज मीना जी लिख रहे हैं जी, नाइस लुकिंग बायो, यू हैव रिसीव्ड योर मेल, बिल्कुल जी बहुत ही अच्छे, थैंक यू बेटा। तो आपने क्या कहते हैं जी, ग्रंथियां क्या काम करती हैं जी, ग्लैंड्स क्या काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना और उसे कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करती है? ग्रंथियां ही तो करती हैं। 2 ही आदमी होते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का। मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं ना, या आपके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, या हार्ट बीट चल रही है, कोई भी फंक्शन चल रहा है बॉडी के अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है? एक ग्रंथियां करती हैं और एक नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम का इफेक्ट जो होता है वो भी अपने चैप्टर में है। नर्वस सिस्टम का इफेक्ट जो होता है वो ग्रंथियों से फास्ट होता है, लेकिन इसका भी इफेक्ट बहुत ही अच्छा खासा रहता है, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहली बात, ग्रंथियां क्या करती हैं, क्या काम आती हैं हमारे? तो ये क्या करती हैं बेटा, बॉडी को कंट्रोल करती हैं और उसे रेगुलेट करने का काम करती हैं। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन चलते हैं ना, जितने भी काम चलते हैं, जितनी भी क्रियाएं चलती हैं अपने अंदर, उसको क्या कर रही हैं, उसे रेगुलेट करने का काम कर रही हैं, उसे कंट्रोल कर रही हैं और उसे कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। इसे ग्रंथियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अपने एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपके जिले में, आपके राज्य में पुलिस थाने नहीं होते,
जगह जगह पर चौकियां होती हैं, वो क्या करती हैं चौकियां, पुलिस थाने क्या काम करते हैं, उस एरिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ताकि उस एरिया के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हो जाए, कोई इस तरह से लड़ाई वगैरह नहीं हो जाए। तो अपने क्या कहेंगे, ये ग्रंथियां भी क्या कर रही हैं, अपने अपने इलाके में कंट्रोल करने का काम करती हैं, उस पार्ट को मैसेज लेके आती हैं ब्रेन से और फिर वापस लेके जाती हैं, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा और हार्मोन्स के द्वारा। डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, चिंता मत कीजिएगा, अपने इसको ना बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, जुड़े रहिएगा बस मेरे साथ। तो जिस तरह से मैंने कहा जी जगह जगह पर राज्य में, जिले में चौकियां होती हैं, पुलिस थाने होते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, और वो ग्रंथियां क्या काम करती हैं, अपने अपने इलाके को, अपने अपने अंग को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का, रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्लियर है जी बात यहां तक। सेकंड बात, फिर अपने क्या कहते हैं जी, ग्रंथियां किससे बनी होती हैं। ग्रंथियां जो है एक सेल भी हो सकती है, उत्तक भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं, और पूरा का पूरा ऑर्गन से भी मिलकर बनी हो सकती है। अगर मैं बात करूं ग्रंथियां जो है किस चीज से मिलकर बनी होती है, एक कोशिका से भी बनी हो सकती है, उत्तक से भी बनी हो सकती है, अंग ऑर्गन सिस्टम तक भी ये जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, ऐसी सेल, ऐसी कोशिका और या ऐसी टिश्यू जो सेक्रेटरी नेचर की होती हैं। सेक्रेटरी नेचर का मतलब क्या हुआ बेटा, स्त्रावी प्रवृत्ति की होती हैं, जो स्त्राव करती है अपने किसी न किसी पदार्थ का। जैसे अपने क्या कहते हैं, जैसे अपने कहते हैं जी ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन और एंजाइम का सेक्रेट करती है ना। तो अपने क्या कह रहे हैं जी, हमारी बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी एक सिंगल सेल है, या कोई भी एक टिश्यू है, कोई भी एक उत्तक है, अगर वो किस नेचर की है, अगर वो सेक्रेटरी नेचर की है, स्त्रावी प्रवृत्ति की है, कोई ना कोई पदार्थ का स्त्राव कर रही है, तो समझ लीजिए आपने उसे किस कैटेगरी में ले सकते हैं, किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रंथियों में क्लासिफाई कर सकते हैं। आ रही है जी बात समझ में, बोलिएगा कोई दिक्कत है तो इसमें। चलिए फिर आगे बात करते हैं। फिर अपनों ने क्या लिखा जी, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां क्या है मैंने आपको बता दिया है, ग्रंथियां किससे मिलकर बनी होती हैं ये भी बता दिया है। और फिर बात करते हैं ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो अपने कहते हैं जी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार होता है, एक होती है सबसे पहली अंतस्त्रावी ग्रंथि, दूसरी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि और तीसरी मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। पहली कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी कौन सी होती है बेटा, दूसरी कौन सी होती है, एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। और तीसरी कौन सी होती है, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, उसे क्या कह देते हैं, अपने मिश्रित ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान से देखनी है, लिखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड पहले नंबर पर, जिसे अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, इनकी डिटेल अपने पास आएगी। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां। और तीसरे प्रकार की मिक्स्ड ग्रंथियां, इन दोनों से ही मिलकर बनी होती है, उसे क्या कह देते हैं, अपने मिश्रित ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। क्लियर है जी बात यहां तक। बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं, पजल मत होइएगा, नया टॉपिक है अपना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। आपको मैं बताऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं कौन कंट्रोल करता है। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, स्नेहित हो रहे हैं, कौन से हार्मोन के कारण, किसके नहीं होने के कारण। आपने देखा होगा महिलाओं में दाढ़ी मूछ होने लग जाती है, कई बार होती है कि नहीं, वो भी कौन से हार्मोन के कारण, किसके कारण, गुस्सा क्यों आता है, किस हार्मोन के कारण, बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, किस हार्मोन के कारण। ऐसे क्वेश्चन अपने जबरदस्त पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो अपनों ने क्या कहा, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करें, 3 प्रकार की हो गई, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर है यहां तक बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ जी, रोशन कुमार जी बोहरा जी आ चुके हैं, राम राम जी, बिल्कुल राम राम बेटा, बहुत ही अच्छे। आइए जल्दी से आइए और दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़िए। चलिए अब अपने बात करते हैं, सबसे पहली कौन सी ग्रंथि आई थी अपने पास, सबसे पहले नंबर की ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि आती है बेटा अपने पास, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां।
ऐसी ग्रंथियां, ऐसी सेल, ऐसे टिश्यू। अंतः का मतलब क्या होता है बेटा, देखिएगा इसी शब्द में, इसी में अपना जो है ना सारी डेफिनेशन छुपी है। अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो अपने क्या कहते हैं, ब्लड में, है ना, ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को और इसके स्राव को क्या कहते हैं, जानते हैं क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, अपने हार्मोन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, सेक्रीशन को क्या कहते हैं, अपने हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने आ गई। बस क्या कह रहे हैं ये, ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को सीधा किस में छोड़ देती हैं, ब्लड में छोड़ देती हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बोलिए, कोई डाउट है तो देखिए आपके सामने बस इसी तरह से डेफिनेशन बना दी मैंने, रटने वाली बात ही नहीं है कोई। ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को, अपने हार्मोन को क्या करती हैं, ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं, सीधा ही ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और दूसरी बात अपने से पूछा जाता है कि इन ग्रंथियों को डक्टलेस ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। डक्टलेस का मतलब क्या हो गया, नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। नलिका विहीन का मतलब क्या हो गया, ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधा किसमें छोड़ रही हैं, ब्लड में, यानी कि इनको लेकर जाने और लेकर आने के लिए कोई नलिकाएं नहीं है। अपने हार्मोन को सीधा किस में छोड़ रही है बेटा, सीधा किस में छोड़ रही है, ब्लड में छोड़ रही है। तो इनको लेकर जाने और लेकर आने के लिए अपने को नलिकाओं की, रास्तों की, पाइपों की जरूरत नहीं है। और इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, अपने इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को किस नाम से जाना गया, डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है जी। सबसे दूसरी बात, सेकंड बात, फिर अपने क्या कहते हैं, इनका जो हार्मोन होता है ये किसके द्वारा एक जगह से, बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हार्मोन है ब्लड के द्वारा, या फिर अपने क्या कह सकते हैं, लसिका के द्वारा, जिसे अपने क्या कहते हैं, लिम्फ के नाम से जानते हैं। तो लसिका के द्वारा, लिम्फ के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है इनके हार्मोन को। दूसरी बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर अपने को हार्मोन को ना स्टिमुलेट करना है ना, तो हार्मोन की क्या होती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अपने को हार्मोन चाहिए होता है। अगर हम बात करें कि हार्मोन की कितनी जरूरत पड़ती है बॉडी को रेगुलेट, कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी को नियंत्रित करने के लिए, हार्मोन की बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा, स्मॉल अमाउंट में हार्मोन अपने को चाहिए होता है। सिंपल सी बात ये अपने पास। अच्छा, हार्मोन शब्द बार बार आ रहा है, हार्मोन का मतलब क्या जानते हैं क्या? हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, हार्मोन शब्द का मतलब होता है टू एक्साइटेड, है ना। टू एक्साइटेड जो है इसका मतलब होता है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, टू एक्साइटेड के नाम से इसे आप लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, उत्तेजित होना, उत्तेजना उत्पन्न करना। हार्मोन का मतलब ही क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले को, टू एक्साइटेड करने वाले को, स्टिमुलेट करने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हार्मोन कह देते हैं। हार्मोन की बात आ रही है तो एक बात और मुझे बता दीजिए, हार्मोन की खोज किसने की थी? अब देखिए शब्द आ रहा है तो इसलिए मैं बीच में बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मोन की खोज किसने की थी, पिछली बार पूछा गया था, जल्दी से बताइएगा मेरे को। लसिका क्या चीज है रोशन लाल जी? देखिए मैंने लिखा है, लसिका जो है लिम्फ होती है, ब्लड की तरह ही होती है। ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में अपनों ने डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसमें पिगमेंट्स नहीं होते, उसे लसिका कह देते हैं, तरल भाग कह देते हैं। कई बार आपने देखा होगा चोट लग जाती है, ब्लड नहीं बहता, पीले रंग का, येलो कलर का तरल सा भाग बहने लग जाता है, उसे लसिका कह देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हार्मोन की खोज किसने की? रिंकू स्वामी जी का सबसे पहले आंसर आया जी। अच्छा, पहले ऊपर भी आ चुके हैं, हाँ जी, रिंकू जी का पहले आ चुका है, मंजू जी का आ चुका है, विशु वर्मा जी मेरे को ये बताइएगा इसकी खोज किसने की थी? स्टार्लिंग नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। तो स्टार्लिंग नामक व्यक्ति ने हार्मोन की खोज की थी, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहला वो कौन सा हार्मोन है जिसे आइसोलेट किया गया था? जल्दी से बताइएगा, वो कौन सा हार्मोन है जिसे आइसोलेट किया गया था, अलग किया गया था, पृथक किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन।
इंसुलिन हार्मोन जो है ये ऐसा हार्मोन है जिसे सबसे पहले अलग किया गया था, और किससे अलग किया गया था? सुअर से अलग किया गया था। बाद में हार्मोन को किससे अलग किया जाने लगा? इंसुलिन हार्मोन को ई कोलाई से अलग किया जाने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, हार्मोन शब्द किसने दिया अगर पूछ ले तो स्टार्लिंग ने दिया था। हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग ने की थी। सबसे पहला हार्मोन वो कौन सा था जिसे आइसोलेट यानी कि निकाला गया था, पृथक किया गया था? कौन सा था? इंसुलिन हार्मोन था, ठीक है ना। और वो सबसे पहला हार्मोन कौन सा था जिसकी खोज हुई थी? सेक्रेटिन हार्मोन था। ध्यान दीजिएगा, सेक्रेटिन हार्मोन की खोज सबसे पहले हुई थी। सेक्रेटिन हार्मोन की खोज जो है सबसे पहले हुई थी। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले हार्मोन की खोज किसकी हुई थी? सेक्रेटिन हार्मोन की। सबसे पहले किस हार्मोन को अलग किया गया था? तो इंसुलिन हार्मोन को। किससे किया गया था? सुअर से किया गया था। यह चीज ध्यान में रखिएगा। अब इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात बताई है मैंने। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को, स्राव कौन सा इनका? हार्मोन को किस में छोड़ देती हैं? सीधा ब्लड में छोड़ देती हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन की खोज किसने की? स्टार्लिंग ने की। सबसे पहले हार्मोन कौन सा खोजा गया? सेक्रेटिन। और सबसे पहले कौन सा हार्मोन जो आइसोलेट किया गया था? इंसुलिन। किससे किया गया था? सुअर से किया गया था। फिर बात करें हार्मोन की कितनी अमाउंट चाहिए होती है हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करने के लिए? स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डक्टलेस ग्रंथियों के नाम से, नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनको लेकर जाने और लेकर आने के लिए नलिकाओं की जरूरत हमें नहीं होती है। तो जल्दी से एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसका लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने। हाँ जी, चलें बेटा आगे। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं जी। हाँ, सम्राट जी क्या कह रहे हैं जी? माय फर्स्ट वीडियो है सर, मैं जहां से ही कंटिन्यू करूं? बिल्कुल, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। ये पहला नया टॉपिक चल रहा है बेटा अपना। सम्राट जी ये नया टॉपिक चल रहा है, आप यहां से कंटिन्यू कीजिएगा। और पिछली वाली वीडियो जो है ना आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी हमारे जेबी क्लासेस में, तो वहां से आप देखकर अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बातें क्लियर होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्रंथियां भी कहते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जल्दी से देखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछली बार अपने पास 2018 में कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि भाई निम्न में से बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियों का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल कौन सा है। तो जल्दी से मुझे बताते जाइएगा बेटा, यहां पर स्क्रीन में बताते जाइए कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां है ना, ब्लड में सीधा जो छोड़ती हैं। तो अपने क्या कहते हैं, सबसे पहले ब्रेन से शुरू करें, सबसे पहले दिमाग से, मस्तिष्क से शुरू करें। तो आप क्या देख रहे हैं जी, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में सबसे पहली ग्रंथि कौन सी आती है? हाइपोथैलेमस, है ना। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी आती है? अपने क्या लिखें ब्रेन में? तो आप क्या लिखेंगे बेटा? हाइपोथैलेमस के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरे नंबर पर ग्रंथि कौन सी आती है अपनी? दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? पीनियल ग्रंथि। दूसरे नंबर पर कौन सी ग्रंथि आती है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल, इनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा अपने। दूसरे नंबर पर पीनियल ग्लैंड्स के नाम से इसे जानते हैं। तीसरे नंबर पर ब्रेन में ही कौन सी ग्रंथि आती है? मस्तिष्क की बात कर रहे हैं बेटा अपने। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक और नाम होता है जिसमें आप क्या लिख रहे हैं बेटा? पीयूष ग्रंथि के नाम से इसे जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि पीयूष ग्रंथि कहां होती है? ब्रेन में होती है हमारे। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसे अल्टरनेट, ऐसे जो है ना क्रम में लगाइए। सिर से शुरू होते हुए पांव तक की ग्रंथियों के नाम जो है आपने क्रम में लगाने हैं। तो मैं इसीलिए क्रम वाइज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस आएगा,
फिर पीनियल काएं आएंगी, फिर अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स आएंगे। फिर गले की बात करें, गले में कौन सी ग्रंथि होती है जानते हैं क्या? गले की बात करें तो 4 नंबर पर हमारे पास आती है थायराइड ग्रंथि। 4 नंबर पर गले में हमारे पास कौन सी ग्रंथि आती है? थायराइड ग्लैंड्स के नाम से, ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर हो रहा है बेटा? गले के बाद अगर हम बात करें तो चेस्ट भाग में आए तो यहां पर ये 5वें नंबर पर कौन सी ग्रंथि आती है अपने पास? थाइमस ग्रंथि। 5वें नंबर पर कौन सी ग्रंथि आती है? थाइमस ग्लैंड्स के नाम से, ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। 6 नंबर पर बात करें तो हमारे पास पेट के पास होती है, ध्यान दीजिएगा, पेट के पास ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज देखिए एंडोक्राइन में नहीं आती है, मैं आपको बता दूं एंडोक्राइन में मिक्स्ड ग्लैंड्स में आती तो है। ऐसे तो लीवर भी एक ग्रंथि होती है ना, लेकिन अपने क्या कहेंगे 6 नंबर पर हम कौन सी लेंगे? एड्रिनल ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि ये किडनी के ऊपर है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है। तो अपने क्या लिखेंगे? 6 नंबर पर हमारे पास कौन सी आती है? एड्रिनल ग्रंथि जो है ग्लैंड्स आती है, किडनी के ऊपर होती है, ध्यान रखिएगा। पैनक्रियाज को क्यों नहीं लिया मैंने इसके अंदर? क्योंकि पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड्स में आती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इसलिए अपने यहां नहीं लिखेंगे, आगे इसको लिखेंगे। फिर बात करते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। 6 होगी ना अपने पास। 7 नंबर पर हमारे पास आ जाती है गोनैड। गोनैड ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब गोनैड ग्लैंड्स में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक को अपने क्या कहते हैं? टेस्टिस होते हैं, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? वृषण के नाम से आप इसे लिख सकते हैं। अपने इसे किस नाम से लिख सकते हैं? वृषण के नाम से। और किस में होती है ये? मेल में होती है, पुरुषों में होती है। दूसरे प्रकार की कौन सी होती है? ओवरीज पाई जाती हैं, यानी कि आप इसे क्या कह सकते हैं? अंडाशय के नाम से जान सकते हैं। और किस में होती है? फीमेल्स में होती हैं। तो ये ग्रंथियां जो है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां जो है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, सीरियल वाइज ही इसी तरह से अपने को याद रखना है। सिर में जो है हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और गोनेड्स, इसमें हमारे पास ये ग्रंथियां जो हैं कंप्लीट आ जाती हैं। तो एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए जी। हाँ जी, एड्रिनल ग्लैंड इसमें आ जाएगी बेटा, है ना? ओके जी, कोई डाउट है तो बोलते जाइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट लगे ना तो उसी समय कमेंट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपने एग्जाम्पल किए हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे पास सिर्फ एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आ गया था, निम्न में से बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम कौन कौन से हैं। तो ये अपने पास जो है ना नाम आते हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, शानवी जी पूछ रहे हैं जी सर कंप्लीट कोर्स फ्री देंगे क्या? बिल्कुल बेटा, अब एकदम फ्री कोर्स है आपके लिए। पटवार, कांस्टेबल, रिट का जितना भी आपका साइंस का सिलेबस है ना, वो अपने फ्री में कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए आपसे? आपका रिजल्ट। हम लोगों को सिर्फ इतना चाहिए कि जब आपका रिजल्ट आए तो आप बड़े प्रेम से एक मिठाई का डब्बा लेके आएं और हमें बताएं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, ठीक है ना? ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं जी। थाइमस ग्लैंड कहां पर होती है? थाइमस ग्लैंड्स बेटा यहाँ हार्ट के पास होती है। थाइमस ग्रंथि कहां होती है? हृदय के पास होती है। अभी अपने डिटेल से बात करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर अपने क्या कहते हैं जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा मैं आपको बता दूं, आप लोग नहीं जानते होंगे, हमारा हृदय है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा स्टमक यानी कि पेट है, हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब भी ग्रंथियों की तरह काम करती हैं। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। पैराथायराइड ग्रंथि भी आती है जी, बिल्कुल सही एकदम, है ना? तो अपने क्या कहते हैं जी, यहां पर थायराइड ग्रंथि होगी ना, तो 8 नंबर पर आप यहां लिख दीजिए, हालांकि यहीं लिख देना चाहिए था। इसमें क्या आती है? पैराथायराइड ग्रंथि भी आती है। एक और ऐड कर लीजिएगा, टोटल 9 ग्रंथियां हो जाएंगी अपने पास, ध्यान दीजिएगा। 8 हो चुकी हैं आप सोचें, लेकिन इसके अंदर 2 हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर ये आएगा, 8 नंबर इसको ये आएगा, और आप 9 नंबर जो है इसको दे दीजिए। 7 नंबर, 8 नंबर इसको आएगा और 9 नंबर इसमें आएगा। तो 9 ग्रंथियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एकदम सही चल रहा है जी अपना, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे बात ये कर रहा था, कई बार देखिए जो है ना RAS के एग्जाम में कई बार एक बार क्वेश्चन आया था, क्या हार्ट एक ग्रंथि है क्या? क्या किडनी एक ग्रंथि है क्या? क्या लिवर ग्रंथि है क्या? क्या हमारा पेट एक ग्रंथि है क्या? तो अपनों ने क्या लिखा, ऐसी कोई भी पूरी बॉडी के अंदर
ऐसी कोई भी सेल, ऐसा कोई भी टिश्यू जो सेक्रेटरी नेचर का होता है, जो हार्मोन या एंजाइम को सेक्रेट करता है, उसे अपने ग्रंथि के नाम से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये ग्रंथियां हैं। लेकिन अपने क्या कह रहे हैं, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, अदर्स ग्लैंड्स की बात करें तो मैंने क्या लिखा है, दीज नॉट क्लासिफाइड endocrine glands but contain cell that secrete hormone। अब इसका मतलब क्या है, मैंने कहा जी हमारे पास कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता, लेकिन उनके अंदर ध्यान से सुनिएगा, ऐसी सेल हैं, सेक्रेटरी सेल हैं जो कि हार्मोन को रिलीज कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लेना चाहिए था अपने को, लेकिन उसे क्लासिफाई नहीं किया जाता। बहुत सारे देखिए, किसी को ग्रंथियों में लेने के लिए उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, तो सिर्फ इतना ही से अपने नहीं कह सकते कि अगर वो हार्मोन रिलीज कर रहा है तो वो ग्रंथि बन गई, है ना, ऐसा नहीं कहेंगे अपने, वो एंडोक्राइन ग्लैंड बन गई, ऐसा नहीं कहेंगे। तो मैंने क्या लिखा, ऐसी ग्रंथियां, कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि क्या काम करती हैं। देखिए अब इंग्लिश को देख के घबराइएगा नहीं, मैं आपको हिंदी में इसका कन्वर्ट बता रहा हूं। मैंने ये लिखा है, कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिसको अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं लेते, लेकिन वो ग्रंथियां हार्मोन रिलीज करती हैं, हार्मोन का स्रावन करती हैं। वो कौन कौन सी अदर ग्रंथियां, तो ध्यान दीजिएगा, अपने पास सबसे पहला एग्जांपल आता है किडनी। किडनी क्या काम करती है बेटा, ग्लैंड्स की तरह काम करती है। दूसरे नंबर पर स्टमक, स्टमक की बात करें तो इसे अमाशय के नाम से जाना जाता है, या आप इसे पेट के नाम से भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल जी, आप जानते हैं, छोटी आंत के नाम से जानते हैं। छोटी आंत में से अपनों ने पढ़ तो लिया, कई प्रकार के एंजाइम रिलीज हो रहे थे, हार्मोन रिलीज हो रहे थे, वही है। स्किन की बात करें, हमारी जो त्वचा है इसके द्वारा भी देखिए, एक भी सेल होगी ना जो कि सेक्रेटरी नेचर की होगी, उसको अपने ग्लैंड्स में ले लेंगे, तो स्किन भी क्या काम करती है, इसमें आती है। हृदय की बात करें, हृदय जो है, हार्ट जो है, ये भी ग्लैंड्स में आएगा, ग्रंथियों में आएगा। प्लेसेंटा की बात करें, अब प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये अपने पास। पिछली बार 2018 में आपके रेलवे के एग्जाम में, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में पूछ के वो थक गया था कि भाई वो कौन सा तंत्र है, वो कौन सा भाग होता है जिससे माता के द्वारा शिशु के अंदर भोजन का संचरण होता है। माता से शिशु के अंदर, बच्चे के अंदर, भ्रूण के अंदर खाने पीने का सामान जाता है और अपशिष्ट पदार्थ जो है शिशु से माता के अंदर आते हैं, तो वो प्लेसेंटा के द्वारा आते हैं। इसे गर्भनाल के नाम से भी जानते हैं। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके बारे में बात आएगी। फिर अपने बात करते हैं जी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज ऊतक की बात करें, एडिपोज टिश्यू यानी कि आप इसके क्या कह सकते हैं, एडिपोज ऊतक के नाम से जानते हैं। एडिपोज ऊतक का मतलब क्या है, एडिपोज ऊतक याद है कि अपनों ने वसाओं वाले चैप्टर में क्या लिखा था, एडिपोज ऊतक में अपनों ने क्या लिखा था बेटा, कि एडिपोज ऊतक में वसाओं का जमाव होता है। किसी मोटे इंसान के अंदर, मोटे व्यक्ति के अंदर अगर अपने कहें कि मोटापा है, वसा का जमाव हो चुका है, तो कौन से ऊतक में जमाव होता है वसाओं का, मोटापापन किसके कारण आता है, एडिपोज ऊतक में वसाओं के जमाव के कारण मोटापापन आता है। तो ये भी लिख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है अपने पास कि ऐसी ग्रंथियों के नाम बताइए जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं आती हैं, लेकिन वो हार्मोन या अपने कह सकते हैं सेक्रेटरी नेचर की होती है, तो वो ये चीजें अपने पास। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका, है ना, या लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी भानु प्रताप जी, पेट के चारों ओर इसका जमाव हो जाता है। वसाओं का जमाव जो है ना, पेट के वसाएं, एडिपोज टिश्यू जो है पेट के चारों ओर भी होती हैं, हार्ट के चारों ओर भी होती हैं, और अपने ये साइड वाले भाग में भी होती हैं। ठीक है जी, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर है जी एकदम, प्लीज फोकस। अच्छा ठीक है, विशु जी ये कह रहे हैं जी, हाँ आपस में बात नहीं करनी है बेटा। हाँ जी लिख लिया तो चलें आगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया आपने। चलिए, यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलिए मेरे को, यहां तक कोई डाउट है क्या? आपनों ने अभी सिर्फ इतना पढ़ा है कि ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं उसके एग्जाम्पल बता दिए मैंने, अदर्स ग्रंथियां कौन कौन सी हैं उसके एग्जाम्पल बता दिए। अब अपने बात कर रहे हैं जी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रंथियां किसे कहा था आपनों ने, ऐसी ग्रंथियां जो कि कोई
कोई भी सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकती है जो सेक्रेटरी नेचर की है ना। सबसे पहली बात कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, अपने बाह्य स्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस नाम से जाना जाता है, एंजाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और फिर अपने क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या कह रहे थे, कौन सा स्राव हो रहा था, हार्मोन का नाम जान रहे थे अपने, लेकिन इसमें क्या होता है, एंजाइम के नाम से इसे जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसी ग्रंथियां, ध्यान से देखिएगा, आप लोग खुद इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, मैं आपको बताऊं, सुनने की जरूरत ही नहीं है आपने को। ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को, और इनके स्राव को क्या कहते हैं, अपने एंजाइम कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपने एंजाइम को, अपने स्राव को क्या करती हैं, ब्लड में नहीं छोड़ती, सीधा ब्लड में नहीं छोड़ती, किस में छोड़ती है, नलिकाओं में छोड़ती है। इनके स्राव को लेकर जाने और लेकर आने के लिए नलिकाएं होती हैं, डक्ट्स होती हैं, तो इसीलिए इनको अपने क्या कह देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एक और नाम आ जाता है, इसे डक्ट ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, नलिका ग्रंथियों के नाम से, ग्लैंड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपने स्राव को, अपने एंजाइम को ब्लड के अंदर नहीं छोड़ती, किसके अंदर छोड़ती है, नलिकाओं के अंदर। नलिकाओं के द्वारा इनके एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि आप कह सकते हैं जी टारगेट टिश्यू तक या टारगेट उत्तक तक लेके जाने का काम किया जाता है। तो इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, अपने नलिका युक्त ग्रंथियां कह देते हैं, डक्ट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पहली बात ये। दूसरी बात अपने क्या कह रहे थे, अगर एंजाइम को अपना काम करना है तो कितनी अमाउंट में चाहिए एंजाइम अपने को, हार्मोन कितनी अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में। लेकिन स्मॉल अमाउंट में एंजाइम से काम नहीं चलने वाला है, तो अपने क्या कह सकते हैं, एंजाइम की अमाउंट जो है लार्ज अमाउंट में हमें इसकी मात्रा चाहिए होती है, तब जाकर ये अपना काम शुरू कर पाते हैं। आ रही है जी बात समझ में, कोई डाउट है तो बोलिएगा यहां तक। फिर अपने क्या कह रहे हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों की डेफिनेशन बता दी। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या काम करती हैं, अपने एंजाइम को ब्लड के बाहर छोड़ती हैं, यानी कि नलिकाओं में छोड़ती है, नलिकाओं के द्वारा ब्लड में जाता है, और ब्लड के द्वारा किस में जाता है, टिश्यू, टारगेट टिश्यू में जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, यहां तक बोलिएगा, कोई डाउट है तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहां तक एकदम क्लियर है, डेफिनेशन वगैरह लिख लिया आपने। अब मैं बात कर रहा हूं इसके एग्जाम्पल के बारे में। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल याद है कि आप लोगों को, जल्दी से एग्जाम्पल बता दीजिए मेरे को, जल्दी से एक काम कीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के कोई भी 2-3 एग्जाम्पल बता दीजिए, जल्दी से बेटा कीजिएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल बताइएगा, 2-3 आ नहीं रहे हैं जी, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। टीयर ग्लैंड्स, बिल्कुल जी, सुनीता बिश्नोई ने सबसे पहले बताया है और भानु प्रताप जी ने भी बताया है। टीयर ग्लैंड्स, बिल्कुल जी, आपने क्या कहते हैं, टीयर ग्लैंड्स होती है एक, तो इसके अंदर टीयर ग्लैंड्स का मतलब क्या हुआ, अश्रु ग्रंथियों के नाम से, अश्रु ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और इन अश्रु ग्रंथियों को एक और नाम से जाना जाता है, लैक्रोमल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। देखिए हमारी आंख के अंदर क्या होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, अश्रु ग्रंथियां बोलते हैं उसे, लैक्रोमल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, टीयर ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। और क्या लिखा है जी, लार ग्रंथियां, बिल्कुल बिल्कुल जी। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ गई, लार ग्रंथियां आ गई। और बताइएगा, और कोई बताइएगा, लार ग्रंथि, लिवर भी नहीं, लिवर इसमें, हाँ जी लिवर भी आएगी इसमें। लिवर ग्रंथि जो होती है वो भी बहिस्रावी का ही एग्जाम्पल है। और बताइएगा, मिल्क ग्लैंड्स, बिल्कुल जी, शाबाश, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं बेटा। मिल्क ग्लैंड जो होती है, दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, मिल्क सेक्रेट होता है, वो भी इसमें आती हैं। और बताइएगा कोई और कोई ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स भी आ रहा है जी किसी का आंसर, स्वेट ग्लैंड्स भी इसमें आएगी। स्वेट ग्लैंड्स का मतलब क्या हुआ, पसीने की ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां भी इसमें आती हैं। और कोई एग्जांपल है क्या, बोलिएगा। सिबेसियस ग्लैंड्स, इसी को बोलते हैं बेटा, ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स भी इसका एग्जांपल आता है। तो सिबेसियस ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी इसमें आती हैं। और बोलिएगा जल्दी से, मिल्क, ये हो चुके हैं बेटा। प्रोटीड भी नहीं, प्रोटीड इसमें, प्रोटीड इसमें आ गया ना, देखिएगा शिवराज जी, प्रोटीड में जो है ना इसमें आ गया बेटा। देखिए
अपने क्या लार ग्रंथियों में आ गया। लार कहां लिखा मैंने, ये रहा जी, प्रोटिड पैरोटिड ग्रंथि है। लार ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां आती थी अपने पास, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड, वो इसमें आ गई अपने पास। और कोई है तो बोलिएगा जल्दी से, है ना। हाँ बिल्कुल जी, पैरोटिड इसमें आ चुकी है। अब मैं आपको ये जो सभी एग्जाम्पल आपने बताए हैं ना, इन सभी एग्जाम्पल को सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूं। देखिएगा एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए थे, बस मैं आपसे पूछना चाहता था कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल में आएंगे। आपने एकदम सही बताया, बिल्कुल सही बताया बेटा। सबसे पहले आपने क्या बताया, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड किसको बोलते हैं, पसीना ग्रंथियों को। पसीने की जो ग्रंथियां होती है ना अपने पास, उसे पसीने ग्रंथियों को क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। एक और नाम होता है इसका, इसे जो है ना स्यूडोरिफेरियस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। इसे स्यूडोरोफेरियस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। और फिर आपने क्या बताया था, सीबेसियस ग्लैंड्स, बिल्कुल सही जी, इसको ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि तेल ग्रंथियों के नाम से, ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिल्कुल सही बताया था आपने। तीसरे नंबर पर म्यूकस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। अभी किसी ने आंसर भी दिया था जी म्यूकस के बारे में, हाँ जी मुकेश कोहली ने दिया था म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या है, म्यूकस क्या बेटा, इसे श्लेष्मा के नाम से जाना जाता है। श्लेष्मा के नाम से जाना जाता है। और कहां से सेक्रेट होती है, आप जानते हैं कि हमारे पेट में, मैंने बताया था HCl से सुरक्षा होने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या होती है, श्लेष्मा का स्रावन करती है, तो यही चीज है। फिर मैंने क्या कहा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी तो है अपने पास, बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में तो नहीं होती हैं, अच्छा स्टमक में भी होती हैं हमारे, तो बहुत सारी जितनी भी अग्नाशय ग्रंथियों में भी होती हैं। तो जितनी भी अपने कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, यानी कि पाचन ग्रंथियां हैं, या आप कह सकते हैं पाचक ग्रंथियां हैं, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि इससे एंजाइम सेक्रेट हो रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करें, लार ग्रंथियों की बात करें, तो बिल्कुल सही बताया था आपने, लार ग्रंथियां जो है, सैलिवा जो आती है वो भी इसी के अंदर आती है। अब लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होगी थी, आपने लिखा था, तो कई लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मैं उसका आंसर बता रहा हूं जी। एक होती है अपने पास सबलिंगुअल, एक होती है अपने पास सबलिंगुअल, जीभ के नीचे होती है ना। एक होती है अपने पास सब मैंडिबुलर, एक होती है सब मैंडिबुलर के नाम से इसे जानते हैं, जबड़े के नीचे होती है। और एक अपने क्या कहते हैं, कान के नीचे होती है जी। अभी मीना जी ने बताया था पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है मीना साहब जी, ये वही ग्रंथि है, तो वो लार ग्रंथि के अंदर ही आएगी अपने पास, अलग से नहीं है कोई। लैक्रोमल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। लैक्रोमल ग्लैंड्स किसको बोलते हैं जानते हैं क्या, मिल्क का सेक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स ही होती है। और फिर मैंने अलग से भी लिख दिया है मिल्क ग्लैंड्स, यानी कि दुग्ध ग्रंथियां, और लिवर जो है ये भी लिख दिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लिवर किस में आएगा, लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा, एक एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने चल रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मेरे को। सर एंडोक्राइन को किसने खोजा था, आगे बात करेंगे, सब कुछ आएगा ऋषभ जी। अब एंडोक्राइन पीछे जा चुके हैं अपने पास, आगे आएगा सब कुछ अपने सही तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो इसके एग्जाम्पल एक बार नोट कर लीजिए, स्वेट ग्लैंड्स आता है, ऑयल ग्लैंड्स आता है, म्यूकस आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स आती हैं, लैक्रोमल ग्लैंड्स आती है, मिल्क ग्लैंड्स आती है, लिवर आती है। 8 एग्जाम्पल आते हैं। आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल बताते, मैंने 8 एग्जाम्पल बताए हैं किसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड के। तो जल्दी से लिख लीजिए इसमें, है ना, जल्दी से लिख लीजिए अभी, फिर आगे अपने चलें। और डन है तो बताइए मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखिए एंडोक्राइन के अपने एग्जाम्पल लिख लिए जितने भी थे, 9 एग्जाम्पल थे अपने ग्रंथियों के, 8 एग्जाम्पल इसके आ रहे हैं। और फिर अपने इसके बाद और शुरू करते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स के बारे में बात शुरू करते हैं। डन है जी बेटा, हाँ जी डन है जी। विशु वर्मा जी, सर ये एक सीक्वेंस में है, नहीं सीक्वेंस नहीं है बेटा, ये सीक्वेंस नहीं है। अपनी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स है वो मैंने लिख दिए हैं, वो लिखी है अपनों ने, है ना। टीयर ग्लैंड्स रहेगी, टीयर ग्लैंड्स कहाँ रहेगी जी, ये है ना लैक्रोमल ग्लैंड्स, ये भी बेटा लैक्रोमल ग्लैंड्स। किसने पूछा है अभी टीयर ग्लैंड्स के बारे में, सुरेश शेष पुनिया जी, शेष पुनिया जी। टीयर, ये रही टीयर ग्लैंड्स, देखिए आपने अभी लिख के आए हैं टीयर ग्लैंड्स, इसको ही तो बोलते हैं, लैक्रोमल ग्लैंड्स है, दूसरा नाम है इसका, इसी को बोला जाता है टीयर ग्लैंड्स, लैक्रोमल ग्लैंड्स है ये, ठीक है जी। चले आगे बेटा, डन है क्या एकदम, चले जी। फिर बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स के बारे में। अभी मैंने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तीसरे नंबर पर अपने पास आ चुकी हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं। जसकरण सिंह जी नमस्कार, नमस्कार बेटा, बिल्कुल नमस्कार। चलिए मिक्स्ड ग्लैंड्स की बात करें अपने, तो ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर क्या होता है बेटा, एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं, जिनके अंदर एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये एंजाइम को सेक्रेट करने का काम करते हैं। और इनके अंदर ही क्या होते हैं, इनके अंदर एंडोक्राइन टिश्यू भी होते हैं, इनके अंदर एंडोक्राइन टिश्यू भी होते हैं, उत्तक भी होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, जो कि हार्मोन को रिलीज करने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथियों में कौन आएगा, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, उसे मिश्रित ग्रंथियों में लिया जाता है। जो ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करती हैं, जिनसे हार्मोन भी रिलीज होता है और एंजाइम भी रिलीज होता है, उसे किस में लेते हैं, अपने मिक्स्ड ग्लैंड्स में लेते हैं। क्लियर है जी। अब मिश्रित ग्रंथि का कोई एग्जांपल बता दीजिए, मिश्रित ग्रंथि का एग्जांपल बता दीजिए मेरे को। क्या लिखूं बेटा, जल्दी से बताइएगा। मिश्रित ग्रंथि का कोई एग्जांपल है तो बताइएगा जल्दी से। हाँ जी अनमोल जी, आप जो पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा, एक ही टाइम में दोनों की तरह काम करती हैं। अब पैनक्रियाज के बारे में मैं आपको एग्जांपल बता दूं इसका, अपने क्या पढ़ते हैं, इसमें एक ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि, इसका एग्जांपल आती है ना। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अपनों ने जो है ना, उसमें कुछ पोर्शन पढ़ा था अपनों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, मेरी सेकंड वीडियो थी। लेकिन इसमें अपने डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें डिटेल से बात करेंगे। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, जिसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है, ये जो ग्रंथि है इसका एग्जाम्पल है। और इसके अंदर जो है ना, दोनों ही प्रकार के टिश्यू होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एंजाइम सेक्रेट होगा फिर हार्मोन सेक्रेट होगा, नहीं, दोनों अपने एक साथ रेगुलेट करते हुए ना अपने आप जो है ना काम करते रहते हैं। तो चलिए ये बात करते हैं जी, अपने ये पॉइंट जो है अपने पास आता है, अग्नाशय ग्रंथि जो है इसका हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं। तो लिख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, ऐसी ग्रंथियां जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती हैं, उसे अपने मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं, और भी एग्जांपल हैं, अपने आगे बात करेंगे। अभी याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियास जो है इसका एग्जांपल में आती है। हाँ जी चलें आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इसी में आते हैं जी। लैंगरहैंस की कोशिकाएं जो होती हैं वो इसी में आती हैं, है ना। लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं वो इसी में आएंगी जी। वृषण है, अंडाशय है, कुछ पोर्शन उसका इसमें भी आता है। वृषण और अंडाशय जो होते हैं ना, एक्चुअल में अपने क्या कहते हैं, वो कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं आते हैं। बिल्कुल जी आपने सही बताया, तेजराम जी कह रहे हैं, जीतू जी आप भी एकदम सही हैं अपनी बात में। मैंने वहां पर क्या लिखवाया था, टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो किस में, एंडोक्राइन में। लेकिन अपने जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये पढ़ेंगे कि उसका जो है 80% 90% भाग जो होता है वो एंडोक्राइन की तरह काम करता है, और बाकी का पोर्शन जो है वो एंजाइम वगैरह भी रिलीज करता है, वो भी पढ़ेंगे अपने, वो भी इसमें आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नोट लगा के लिखिएगा, कुछ बातें नोट लगा के इंपॉर्टेंट बातों को कवर कीजिएगा। शानवी जी सर पूरा देखिए बेटा, आप ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल कोर्स पूरा करवाएंगे, एकदम फ्री में करवाएंगे, है ना। कोई शंका है क्या आप लोगों को? देखिए हमारे पास आगे है ना, तो सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए। हम लोग अपने आप आपको आपकी सफलता दिलाएंगे, हम लोग कवर करवाएंगे आपको सब कुछ, टेंशन मत लीजिए। तो अपने क्या कह रहे हैं बेटा, नोट लगा के लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जल्दी से बताइएगा, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट में आना चाहिए आपका आंसर। विक्रम यादव जी बोल चुके हैं जी, आंत होती है। आंत नहीं होती बेटा, गलत है। जल्दी से बताइएगा, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि। मंजू वर्मा जी का आंसर आ चुका है, लीवर होती है जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। शानवी जी का भी आंसर आ चुका है। तो अपने क्या कहते हैं बेटा, लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथियों में आती है, हमारे पास सबसे बड़ी ग्रंथियों में लीवर आती है। या फिर अपने इसको क्या लिख सकते हैं, यकृत के नाम से भी लिख सकते हैं। अगर बाई चांस मैंने पूछ लिया दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे, अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि जो होती है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में आती है।
क्लियर है जी। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि आएगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, हमारी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर बॉडी की बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा पैनक्रियाज जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में आएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे है बेटा। सबसे छोटी ग्रंथि, हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में बोलिएगा, जल्दी से बताइएगा, हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? हाँ जी जल्दी से बताइएगा, हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जी? कईयों का आंसर आ चुका है बेटा, पीयूष ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि, माया जी लार ग्रंथि नहीं होती है जी सबसे छोटी, अपने बात करेंगे आगे ना। स्टेपिस, स्टेपिस कान के अंदर हड्डी होती है। तेज राम जी कहां घूम रहे हैं, हड्डियों के अंदर जा रहे हैं जी आप लोग। तेज राम जी स्टेपिस कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी पीनियल ग्लैंड्स होती है। अनमोल मुंजल जी का आंसर आ चुका है, पीनियल ग्लैंड्स होती है जी। बिल्कुल जी। अब देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पीनियल ग्लैंड्स होएगी या पीयूष ग्रंथि होएगी सबसे छोटी, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आज तक की अगर अपने बात करें ना, तो ये माना जाता था कि जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी ग्रंथियों में आती है, और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 0.6 ग्राम में आता है। इसकी बात करें, लीवर का वेट जो होता है ना, लीवर का जो वेट होता है 1.5 से 2 kg तक जो है लीवर का वेट होता है, सबसे बड़ी ग्रंथियों में आती है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को 1 मिनट के लिए। आज तक अपने यही जानते थे कि पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, मैक्सिमम बुक्स में भी यही आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पूरी बॉडी की बात करें तो इसमें हमारे पास पीनियल ग्लैंड्स भी आती हैं, पीनियल ग्लैंड्स भी आती हैं, पीनियल ग्रंथि भी आती है। अब पीनियल ग्रंथि को पहले क्यों नहीं लिखा गया, पीनियल ग्रंथि को पहले क्यों नहीं लिखा गया था, जानते हैं क्या? क्योंकि पीनियल ग्रंथि को आज तक ये माना गया था कि ये तो एक अवशेषी अंग है, ये माना ही नहीं गया था कि ये ग्रंथि होती है। तो पहले ये जाना गया था, जब खोज हुई ना, पहले यही पता था कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। लेकिन बाद में जब पीनियल ग्रंथि की खोज हुई तो ये माना गया जी पीनियल ग्रंथि तो एक अवशेषी अंग होती है, ग्रंथियों में लिया ही नहीं था इसको। लेकिन बाद इन फ्यूचर की बात, अब अपने प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, अपने ये मानते हैं जी पीनियल ग्रंथि हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथियों में आती है। बात क्लियर हो रही है बेटा? मैं आपको फिर से बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। अपना अगर आंसर आता है ना, अब आपने ऑप्शन पर डिपेंड रहना है, आपने ऑप्शन पर डिपेंड रहना है, क्योंकि आज से पहले अपने एनसीईआरटी की बुक भी है ना, वो भी आपको यही बताएगी पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन आज की बात करें तो आज की डेट में इसको सही नहीं माना जाता, पीनियल ग्रंथि को सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले पीनियल ग्रंथि को ग्रंथियों में लिया ही नहीं गया था, उसे माना गया था कि एक ये अवशेषी अंग है, वेजिड्यूल ग्रंथि आती है। लेकिन अब अपने क्या कहेंगे, बिल्कुल जी पीनियल ग्रंथि का आंसर जिन्होंने भी दिया था बहुत ही शानदार आंसर था, तो आज की डेट में पीनियल ग्रंथि आएगी। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया ना कि सबसे छोटी ग्रंथि बताइए, पीनियल ग्रंथि उसमें नहीं है, पीयूष ग्रंथि दी हुई है, तो आप पीयूष ग्रंथि को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्रंथि नाम ही नहीं दिया उसने, पीनियल ग्रंथि उसने अपने को नाम ही नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं? अब वहां पे छोड़ के मत आ जाइएगा कि भैया अपने नहीं करते, सर ने तो बताया था पीनियल आएगी तो करना, नहीं आएगी तो नहीं करना। पीनियल नहीं आए, पीयूष ग्रंथि आ जाए, ऑप्शन के अंदर पीयूष को सही लगा दीजिए, एकदम सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों आ गई ना, दोनों आपके अंदर ऑप्शन में अंदर आ गई, तो आपने किसको सिलेक्ट करना है? पीनियल ग्रंथि को ही सिलेक्ट करना है। बोलिए कोई दिक्कत है जी? हाँ जी मैंने आंसर दे दिया जी, रोहित साहू जी आपका आंसर दे दिया पहले मैंने। अगर दोनों ही ग्रंथियां ऑप्शन में अंदर आ जाए तो आप किसको सही मानेंगे? पीनियल ग्रंथि को सही मानेंगे। आ रही है जी बात समझ में? चलिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बहिस्रावी ग्रंथियों की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। बहिस्रावी ग्रंथियों की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बेटा। हाँ जी हाँ जी जल्दी से बताइए बेटा। सचिन जी का आंसर आ चुका है थायराइड, लिवर, और छोटी का नाम क्या बताया? थायराइड। गलत है जी, सचिन जी आप गलत हैं। संदीप कौर जी एकदम बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो अपने क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लिवर भी तो आएगी ना उसके अंदर, तो अपने सबसे पहले लिख चुके हैं जी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लिवर है, तो एक्सोक्राइन में भी तो यही आएगी अपने पास।
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिवर जो है एक्सोक्राइन की तो ग्रंथि है वास्तव में, तो है ना, तो अपने क्या लिखेंगे, एक्सोक्राइन की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर आती है। एक्सोक्राइन की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एक्सोक्राइन की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए जी। हाइपोथैलेमस नहीं आएगा बेटा, हाइपोथैलेमस इसमें आते ही नहीं है। पसीना ग्लांड ग्रंथि, अनमोल मुंजल जी बोल रहे हैं जी पसीने की ग्रंथि आती है। सोचिए सोचिए जल्दी से बताइएगा। हाँ जी बताऊं जी, मैं बताऊं क्या? तो इसमें अपने क्या कहते हैं, एक ग्रंथि आती है गोबलैट ग्रंथि, गोबलैट ग्लैंड्स आती है, सबसे छोटी ग्रंथियों में आती है। और ये किससे बनी है? सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बनी है, एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। ये पहले नाम ही नहीं सुना होगा आपने, मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ। गोबलैट ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि आती है इसमें, और ये एक ही कोशिका से मिलकर बनी हुई है, मैं आपको बता दूं। अब आप कहें जी ये काम क्या करती है, तो ये म्यूसिन को स्रावित करने का काम करती है, म्यूसिन का, श्लेष्मा का स्रावन करने का काम करती है, म्यूसिन का स्रावन करने का काम करती है। अब मुंजल साहब जी ने बताया था जी श्वेट ग्लैंड्स भी होती है, बिल्कुल होती है बेटा। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो आप किसको लिख के आएंगे? श्वेट ग्लैंड्स को ही लिखकर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि पहले नंबर की गोबलैट होती है, दूसरे नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? श्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने की ग्रंथियां होती हैं। तो मुंजल साहब आप भी एकदम सही है जी, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास गोबलैट ग्रंथि नहीं आती है ऑप्शन में, तब आपने पसीने की ग्रंथि को सिलेक्ट करना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गोबलैट ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, एक ही सेल से मिलकर बनी होती है ना। बोलिएगा कोई डाउट है तो। हाँ जी रेखा जी, किसका एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने बेटा? बोलिएगा। आप पूछ रहे हैं एग्जाम्पल नहीं बताया, किसका एग्जाम्पल नहीं बताया बोलिए। चलिए फिर बात करते हैं जी, एंडोक्राइन की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावियों की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए जल्दी से। हाँ जी अंतःस्रावियों की, भानु प्रताप जी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतःस्रावियों की सबसे छोटी ग्रंथि बताइएगा मेरे को। रिंकू स्वामी जी बोल रहे हैं जी थायराइड ग्रंथि होती है जी। अंतःस्रावियों की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है जी, बिल्कुल सही है जी, थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। अंतःस्रावियों की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या मानते हैं अपने? थायराइड ग्रंथि को। गले के अंदर होती है, आपने देखा होगा कई बार थायराइड की दिक्कत हो जाती है, डिजीज हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, गला लटक कर बाहर आ जाता है, गलगंड बोलते हैं उसे, घेंगा बोलते हैं, ग्वाइटर रोग बोलते हैं ना, वो यही चीज है। अच्छा फिर बताइएगा एंडोक्राइन की सबसे छोटी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी आएगी? एंडोक्राइन्स की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी आएगी बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। एंडोक्राइन की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि इसमें हमारे पास आएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा पीयूष ग्रंथि नहीं आए तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? पीनियल ग्रंथि को। आप किसको सिलेक्ट करेंगे? पीनियल ग्रंथि को। वही बात आ रही है ऊपर वाली जो अपनों ने यहां लिखी थी ना, कि पीयूष ग्रंथि को माना जाता था पहले, अब पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में नहीं आए तो पीनियल आएगा, पीनियल नहीं आए तो पीयूष आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता दूं कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड्स के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, ये माना जाता था जी अवशेषी अंग है ये, तो बाद में पता चला ना कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि भी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो पीयूष नहीं मिले तो पीनियल कीजिएगा, पीनियल नहीं मिले तो पीयूष कीजिएगा, दोनों मिल जाए तो पीनियल कीजिएगा। बोलिए कोई बात है तो। सेल क्या होता है जी? रोहित जी पूछ रहे हैं सेल क्या होता है? सेल बेटा कोशिका को बोलते हैं। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, इसको सेल बोल दिया जाता है। बोलिए कोई डाउट है तो, ठीक है ना। तो ये एक बार इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कोई डाउट है तो आप बोलिएगा, कोई डाउट हो तो लिखिएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, अनमोल जी, मुंजल साहब एकदम सही बोल रहे हैं जी। पीनियल ग्लैंड्स को थर्ड आईज के नाम से भी जानते हैं, पीनियल ग्लैंड्स को बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, अपने डिटेल से बात करने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, बहुत ही अच्छे से डिटेल से बात करेंगे अपने। हाँ बोलिएगा। नहीं
जी ये सुखबीर सिंह जी लिख रहे हैं जी सर आपने मिल्क नहीं होता बेटा, लैक्रोमल ग्रंथि को पसीने की लैक्रोमल ग्रंथि जो है ना अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, टीयर ग्रंथि बोलते हैं, मिल्क ग्लैंड्स को लैक्रोमल ग्लैंड्स मिल्क ग्लैंड्स बोलते हैं, दूध ग्रंथि को तो वो तो अलग चीज है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है गलती से मैंने बोल दिया हो, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है गलती से बोल दिया हो, लेकिन सही जो बात है लैक्रोमल ग्रंथि को टीयर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलें आगे बेटा, कोई डाउट है क्या बोलिएगा। चलिए फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहली ग्रंथि आती है अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, मास्टर ग्लैंड्स के नाम से पहले जानते थे, अब नहीं जानते हैं। क्यों कहते थे मास्टर ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते थे, बोल दीजिए एक बार। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते थे, जानते हैं क्या बेटा? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते थे क्योंकि ये दूसरी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती थी। अब क्लास के अंदर टीचर क्या करता है, दूसरे सभी स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है ना, रेगुलेट करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कह दिया गया था। आज की डेट में अपने इसको सही मायने में माने ना तो मास्टर ग्रंथि नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई औजार है, भी इसको भी कोई कंट्रोल करने वाला है, इसके सिर के ऊपर भी कोई बैठा है कंट्रोलर, और वो कौन है कंट्रोलर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, इसका भी कंट्रोलर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहले इसको मास्टर ग्रंथि कह देते थे, अपने आज की डेट में नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने लिखा हुआ आ जाता है जी। इसे क्या कहते हैं जी? बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं, इसे ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं जी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी नाम इसी के हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, और बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। सेकंड बात सुनिएगा, बस सिंपल सी बातें करेंगे, बाकी डिटेल से अपने बाद में बात करेंगे। अब ये ग्रंथि होती कहां है? ये ग्रंथि होती कहां है? हमारे पास सिर के अंदर होती है जी। अभी अपनों ने बात भी की थी, मैं दिखाऊं क्या आपको कहां होती है? ये ग्रंथि होती कहां है? ये रही अपनी सिर के अंदर, यहां पर, ये रही छोटी सी, है ना। अब यहां पर ये क्या चीज है, और ये भी क्या है? ये भी जो है ना पीयूष ग्रंथि है। मैं आपको बता दूं, ये भी क्या है बेटा? ये भी पीयूष ग्रंथि है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स ही है, जो कि क्या हो रही है? इनफंडिबुलर्स के द्वारा हाइपोथैलेमस से लटकी हुई है। और ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। अब इसी का जो है ना बड़ा डायग्राम करके ये बनाया है मैंने। ये पीयूष ग्रंथि है, इससे लटका हुआ है हाइपोथैलेमस से, और ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल, हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि आगे दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। अब मैंने क्या कहा? ये सिर के अंदर होती है, स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर होती है। कौन सी हड्डी के पास होती है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। स्फीनोइड अस्थि के अंदर एक क्या होता है? सेला टर्सिका कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? गड्ढा, है ना। सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर होता है, सै से शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा। स्फीनोइड बोन है, स्फीनोइड हड्डी है हमारे। यहां पर मैं आपको बता दूं एक बार, स्फीनोइड हड्डी है, ये जो हड्डी है ना यहां पर स्फीनोइड की है, और इसके अंदर एक गड्ढा होता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं? सेला टर्सिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेला टर्सिका गड्ढे के नाम से जानते हैं, और सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर पीयूष ग्रंथि होती है। क्लियर है जी बात। फिर अपने क्या कहते हैं? ये हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी होती है। अभी मैंने आपको बताया ये जुड़ी हुई है ना, ये हाइपोथैलेमस है, ये जो है ना ये जुड़ाव जो है तंतु है, इस तंतु को अपने किस नाम से जानते हैं? इस तंतु को किस नाम से जानते हैं? यानी कि साल्क को किस नाम से जानते हैं? इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं, इनफंडिबुलम के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हमें बता रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये किससे जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, ये चीज अपने को बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। बोलिए कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। अच्छा, फिर इसका डायामीटर कितना होता है जी? छोटी सी ग्रंथि है, मैं आपको बता दूं मटर के दाने के समान होती है, तो इसका डायामीटर कितना होता है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक इसका डायामीटर। डायामीटर का मतलब क्या होगा बेटा?
डायमीटर का मतलब हो गया इसका व्यास कितना होता है, ये इतने व्यास में पाई जाती है। फिर बात करें मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है, आकार पूछ ले अपने से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मटर के दाने के समान आकार वाली हमारे सिर के अंदर दिमाग में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। डायग्राम का सॉरी इसका आकार का शेप बताइए, तो मटर के दाने के समान। और फिर सुनिएगा, फीमेल में गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था यानी कि गर्भ है ना, बच्चा होने वाला है किसी फीमेल को, उस दौरान क्या होता है, यह ग्रंथि कुछ बड़ी हो जाती है, ये ग्रंथि का साइज पहले से कुछ बड़ा हो जाता है। ये भी एकदम जो है ना अपने पास सिंपल सी बातें आ रही हैं। बोलिए कोई डाउट है तो। वैभव जी कह रहे हैं सर ऐसे डायग्राम से पढ़ने में ज्यादा मजा आता। बिल्कुल जी, तो वैभव जी इसी नाते जो है ना डायग्राम से चलते हुए अपने पढ़ाई करेंगे, तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरह के डायग्राम लेकर आऊंगा मैं आपके सामने। ये ब्रेन है हमारे पास, और ब्रेन का ये मैंने पार्ट दिखाया, ये पीयूष ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस है, और पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, पीयूष ग्रंथि का साइज कितना, डायमीटर कितना होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। ये बातें हमारे पास आती हैं। पूजा प्रजापति जी कह रहे हैं जी गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा, माय फर्स्ट डे है आज। बिल्कुल जी, बहुत ही धन्यवाद, आभार है, वेलकम है पूजा जी आपका। मेरा भी ये नया टॉपिक है तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, रेगुलर रहिएगा अगर आपको सफलता लेनी है, ठीक है ना। तो ये अपने पास पॉइंट आते हैं। बोलिए कोई डाउट है तो एक बार इसे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। हाँ जी चलें बेटा आगे। रोहित साहू जी कह रहे हैं जी वीडियो रुक रुक करा दिए जी। बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है रोहित जी, आपके नेट पैक खत्म हो रहा होगा या कोई इस तरह की दिक्कत होगी, हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एकदम ओके चल रहा है, ठीक है। आज कोई नेट की दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये अपने पास जो पीयूष ग्रंथि के बारे में बातें आ रही हैं, पीयूष ग्रंथि के बारे में एक बात और सुनिएगा लास्ट, पीयूष ग्रंथि के बारे में एक बात और लास्ट सुनिएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये मैंने पीयूष ग्रंथि को यहां से निकाल कर आपको यहां पर दिखाया है, पीयूष ग्रंथि को निकाल कर यहां पर दिखाया है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है यहां तक का, और एंटीरियर पार्ट यानी कि अग्र भाग को क्या कहते हैं अपने, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के, ध्यान दीजिएगा बेटा, पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। अगर हम बात करें, पीयूष ग्रंथि जो है दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक को क्या बोलते हैं अपने, एंटीरियर पार्ट के नाम से जानते हैं, अग्र भाग के नाम से जानते हैं, और इस भाग को क्या कहते हैं अपने, एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। अब ये नाम याद क्यों रखने, क्योंकि आगे मैं इसका यूज करूंगा, आगे मैं इसका यूज करूंगा इन नामों का, तब आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपको नाम याद रखने हैं। एक दूसरा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं अपने, पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे वाला भाग होता है, ये वाला जो है ना पोस्टीरियर पार्ट है, और इसको क्या कहते हैं अपने, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आपने बस याद रखनी है बातें। अगले भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पीछे वाले भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। बस यहां तक बात याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि कौन कौन सी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, कैसे कंट्रोल करती है, कैसे मैसेज भेजती है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए नमस्कार सभी को, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर किसी को दिक्कत होना कि समझ में नहीं आ रहा है जी, वीडियो खत्म होने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में वो अपना कोई भी क्वेश्चन लिख सकता है, उसका 100% उसको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, नोट्स साथ साथ बनाइए बेटा, याद करते रहिएगा। आपका पटवारी का एग्जाम आगे जा चुका है, मैंने पहले भी बताया था आपको, एक वीडियो भी बनाई थी कि अभी आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, कम से कम 4-5 मंथ तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला आपका, इसलिए बहुत ही अच्छा तैयारी का मौका है आपके पास। अच्छे से तैयारी कीजिए, रेगुलर रहिए क्लास में। तो एक बार लास्ट में बोल दीजिए जी सभी लोग, जय श्री राम। चलिए आगे बात करते हैं।